दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में हमें किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे मंथली टेस्ट में। और मैंने पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जिस प्रकार से आप लोगों के मंथली टेस्ट में क्वेश्चन आ रही है, इससे थोड़ा मॉडरेट होगी आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन देखकर दोस्तों आप लोगों का अंदाजा लग जाएगी आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले। और रट्टा नहीं लगाना भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट से रट्टा नहीं लगाना है, बच्चों की तरह मैं आप लोगों को समझाता हूं हमारे क्लास में। इसीलिए तो बार बार कहता हूं ना कि प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, हमारे फाउंडेशन कोर्स, इसको हर हाल में ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बच्चों की तरह आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जाती है, देन आप लोगों को डिस्कस किया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए मेरे भाई इसमें अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट चल रहा है। यूं ही अपने हाथों से ये डिस्काउंट को जाने ना दे, एक बार पे करें। अब पूरे 2026 तक दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे और मस्त तरीके से पढ़ाई करें। कोई टेंशन नहीं भाई, क्योंकि बच्चों की तरह यहाँ पे समझाया जाता है, यहाँ पे रट्टा नहीं लगाया जाता भाई, ठीक है। तो और कोई भी स्टूडेंट्स दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर बात करने वाले हम लोग ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, और इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं फटाफट जा करके आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि हमारा आखेट से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले शब्द को गौर कीजिएगा, आखेट और आखेटन दोनों में डिफरेंट है। आखेट किसे कहते हैं दोस्तों, प्राचीन काल में जब कोई मनुष्य भोजन की प्राप्ति के लिए किसी भी जानवर, मछली को, पशु पक्षी को जब शिकार करते थे ना, उसे हम लोग बोलते थे आखेट। और जो व्यक्ति शिकार करता था उसे हम लोग बोलते हैं आखेटन। समझ में आ गया। पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति अपने भोजन के तलाश में किसी भी पशु पक्षी या मछली या जीव जंतु को शिकार करते थे, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या करते थे मेरे भाई, शिकार करते थे, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आखेट। अब ये व्यक्ति शिकार कर रहा है तो इस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, आखेटन। तो दोनों में डिफरेंट है भाई, आखेट और आखेटन में दोनों में डिफरेंट है। जो शिकार कर रहा है उसको हम लोग आखेटन, जिसको शिकार कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आखेट। आइए सर परिभाषा की ओर मूव करते हैं हम लोग कि परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना क्या हो गया मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर हमारा आखेट हो गया। पुराने जमाने में परंपरागत शैली से पत्थर या लकड़ी या तीर के माध्यम से शिकार करना हमारा आखेट कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारा संग्रहण क्या है, कलेक्शन क्या है। कलेक्शन मतलब क्या होता है मेरे भाई कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं दोस्तों, बारिश के मौसम हो रही है ना, तो बारिश के मौसम में सभी लोगों को पता है, देहात के रहने वाले लोगों को, कि हमारा बारिश के मौसम में काम नहीं होगी, तो हम लोग 1 महीना का राशन एक ही बार में घर में ले आते हैं। तो क्या हो गया मेरे भाई, संग्रह कर लिए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर लिए, संग्रह कर लिए। तो वही चीज कह रहा कि प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रह करना ही हमारा क्या कहलाता है, संग्रहण कहलाता है। यानी दोस्तों हम 2-4 साल के लिए अपने कपड़ों को इकट्ठा कर लिए, 1-2 महीना के लिए भोजन को इकट्ठा कर लिए, फिर कुछ दिन के लिए अपने सुरक्षा को इकट्ठा कर लिए। तो इससे हमें क्या हो गया दोस्तों, सारे वस्तुओं का हम कलेक्शन कर लिए। कलेक्शन करने के बाद हमारा ये क्या कहलाया, तो बताएंगे सर संग्रह कहलाया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है। अब बात करते सर हमारा पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सर कि पशुचरण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों पशुचरण में और पशुपालन में फिर बहुत डिफरेंट है, याद रखिएगा। पशुपालन गांव के लोग भी करते हैं, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, पशुपालन गांव के लोग भी करते हैं, है ना भाई। गांव के लोग क्या करते हैं, सुबह को खोल दिए, अब शाम को आएगा वो घूम फिर के अपने घर पे, फिर सुबह को खोल दिए, फिर शाम को आएगा वो घूम फिर के घर में। लेकिन दोस्तों हमारा जो यहाँ पे पशुचरण है, पशुचरण दोस्तों ये मनुष्य के आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है, जो खास करके बड़े पैमाने के पे एक बिजनेस भी है ये, जो दोस्तों सबसे बड़ा बिजनेस हमारा अमेरिका में चलती है, समझ रहे बात को ना। तो जब हम लोग आधुनिक तरीके से, भौगोलिक तरीके से पशुओं का पालन पोषण करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, पशुचरण। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इन लोगों को खोला नहीं जाता है भाई, इन लोगों को चरने के लिए खोला नहीं जाता है। अगर चरने के लिए खोला भी जाता है तो एक फार्म बनाया होता है,
उसी फॉर्म के अंदर में दोस्तों उन लोगों को चराया जाता है, नहीं तो इन लोगों को भोजन इसी तरह से दिया जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से कि पशुचरण किसे कहते हैं? भौगोलिक परिवेश, याद रखें मेरे भाई, किसका परिवेश? तो बताएंगे सर भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण के लिए पालन करना पशुचरण कहलाता है। भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण के लिए क्या कहलाया मेरे भाई? पालन पोषण करना ही हमारा क्या कहलाया? पशुचरण कहलाया। तो भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण पोषण के लिए पालन करना ही पशुचरण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को पशुचरण के बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये मैं तो ट्रेलर दिखा रहा हूं भाई, मूवी देखना है ना तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और एक बार हमारे कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, क्लास करके देखिए मेरे भाई। यकीन मानिए अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म की तरह अगर आपको 10 गुना सर्विस नहीं मिला, 10 गुना बेटर नहीं लगा, तो दोस्तों दुगना पैसा वापस। इतना बच्चों की तरह दोस्तों यहाँ पे समझाया जाता है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, चलवासी पशुचरण से आप क्या समझते हैं? अब बात करते सर चलवासी पशुचरण क्या है? दोस्तों जो चल चल के अपने पशुओं का भोजन प्राप्त करवाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? चलवासी। आज हमारे इलाके में चराया भैंस को या बकरी को, भेड़ को, तो दोस्तों ये कल चला जाएगा दूसरा जगह पे। मतलब ये दोस्तों पशुओं का पालन पोषण चल चल के करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चलवासी पशुचरण। चलवासी पशुचरण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चरागाह की तलाश में बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता है। यानी आज इस इलाके में अगर दोस्तों हम लोग क्या किए, पशुओं को चराएं, तो कल दूसरे इलाके चले जाएंगे, कल दूसरे इलाके गए तो परसों तीसरे इलाके चले जाएंगे। यानी घूम घूम के जब हम पशु पक्षियों का एक जगह से दूसरे जगह दोस्तों चलवासी करते हैं, चराते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग का चलवासी पशुचरण। ठीक, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा किया गया? रोपण कृषि दोस्तों याद रखिएगा, रोपण कृषि का मतलब होता है लिक्विड पदार्थ। जैसे हमारा रबड़ का उत्पादन हो गया, गन्ना का उत्पादन हो गया, कोको का हो गया, कहवा का हो गया, कॉफी का हो गया, चाय का हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो रोपण फसल के अंतर्गत आती है। रोपण फसल को कभी कभी हम लोग बगावती कृषि भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। रोपण कृषि को हम लोग कभी कभी बगावती कृषि के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी ख्याल रखना है। ठीक है, आते सर रोपण फसल जो किया जाता है वो यूरोपीय लोगों द्वारा किया जाता है। पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाली यूरोपीय देश का नाम बताएं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों पुष्प फ्लावर का जो, जी हाँ, जब हम लोग का हर रोज डे, जब हम लोग रोज देते हैं, हाँ भाई रोज डे के तलाश मत रहो भाई, ठीक है, रोज मेहनत करो। नीदरलैंड यहाँ विशेष रूप से यूटिलस या ट्यूलिप की कृषि की जाती है। यानी दोस्तों पुष्प के उत्पादन में नीदरलैंड सबसे आगे है। फिर से सुनिए, पुष्प के उत्पादन में नीदरलैंड क्या है मेरे भाई? सबसे आगे है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? तो बताएंगे सर हमारा डेनमार्क में। वन्यजीव पशुधन पालन क्या है? विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से, यानी दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से पशु का पालन पोषण करना ही हमारा क्या कहलाता है? वन्यजीव पशुधन पालन। ठीक है, विस्तृत घास भूमि पर आधारित वैज्ञानिक तरीके से किए जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है भाई। ये हमारा क्या है भाई? पूंजी प्रधान है। इस कृषि को करने के लिए, इस व्यापार को करने के लिए भारी मात्रा में हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे जानवरों को तो पालन पोषण किए जाते हैं, लेकिन ये हमारा वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं ना, तो दोस्तों वहां पे हाथ से दूध नहीं निकालता है, किससे निकालता है? मशीन लगा दिया दोस्तों, एक ही बार में गार के निकाल दिया सारा दूध। इससे क्या होती है दोस्तों? सारा दूध एक ही बार में निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत के उत्तरी पूर्वी हस्तांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि को दोस्तों बहुत सारे नाम से जानते हैं। कोई झूम खेती कहते हैं, कोई हस्तांतरण कृषि कहते हैं, तो कोई घुमतू खेती कहते हैं, कोई लादांक कहते हैं, बहुत अलग अलग नाम है मेरे भाई इसका। अगला है सर कि मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में हस्तांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वही मेरे भाई हमारा जो हस्तांतरण कृषि है जिससे हम लोग झूम खेती कहते हैं, इसका हमारा अमेरिका में और मैक्सिको के लोग क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर मिल्पा कहते हैं। क्या मेरे शेर सरनियों? मिल्पा कहते हैं। क्या मेरे भाई? मिल्पा कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है, ट्रक फार्मिंग कृषि क्या है, जो दोस्तों शहर में किया जाता है। जो ट्रक फार्मिंग कृषि है वो हमारा नगरों के माध्यम से दोस्तों किया जाता है, नगरों के आसपास में। ये गांव देहात के बारे में नहीं कह रहा है भाई, जो हमारा नगर है ना, नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। नगरों के आसपास में, शहरों के आसपास में साग सब्जी लगाना, फसल का उत्पादन करना, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रक फार्मिंग कृषि। बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रक वहां पे आसानी से घुस जाते हैं, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है। आप देखिए दोस्तों, जब हमारे फार्म से पूरी तरह से हमारा फसल का उत्पादन हो जाती है तो इसको ले जाने के लिए हमें ट्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों वहां पे आसानी से खेतों में क्या घुस जाते हैं, ट्रक घुस जाते हैं। इसी कारण से इसका नाम दिया गया ट्रक फार्मिंग कृषि, ठीक है, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जी को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, एक ही रात में, ठीक है। और आप लोग अक्सर देखे होंगे दोस्तों कि पुलिस वाले सभी के गाड़ी को पकड़ते हैं, लेकिन जो फ्रूट और वेजिटेबल का होता है उस गाड़ी को नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारे सरकार का ये कहना है कि कभी भी किसी भी फ्रूट और हमारे वेजिटेबल की गाड़ी को पुलिस को पकड़ने का अधिकार नहीं है, बस शर्त है कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसे अगर 1 मिनट तक अगर रोक के रख दिया जाए तो पूरी तरह से हमारा फसल हो या फ्रूट हो या वेजिटेबल हो बर्बाद हो सकती है भाई, ठीक है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, खनन से आप क्या समझते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन आता है सर खनन से आप क्या समझते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, आप फटाफट जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ना बच्चों की तरह आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, याद रखिएगा, समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, सब्जेक्टिव बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 999 रुपया का कोर्स आप लोगों को अभी मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। तो इसीलिए दोस्तों यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे, यह मौका आपकी जिंदगी में बार बार आने वाला नहीं है भाई, ठीक है, नहीं तो फिर फी बढ़ जाएगी तो फिर आपको वही पैसा लगेगी। इसलिए आप लोग अभी डिस्काउंट दिया गया है, अपने हाथों से यूं ही मौका को जाने ना दे, ठीक ना। और कोई भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी परेशानी होगी कि सर हाँ ये दिक्कत हो रही है हमें ज्वाइन करने में, तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो नंबर स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। आइए गुरुजी बात करते सर खनन से आप क्या समझते हैं। खनन शब्द का मतलब एकदम देहाती भाषा में सुनिएगा, हमारे भूमि को खोदते समय अगर मुझे कोई खनिज मिल गई तो उसे हम लोग खनन कहते हैं। भूमि को खोदते समय अगर मुझे कोई खनिज मिल गई तो उसे हम लोग खनन कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, 1 मार्क्स का आएगा। भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों का खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं भाई। बस सिंपल से याद रखिएगा, पृथ्वी को खोदते समय या भूगर्भ को खोदते समय अगर कोई खनिज मुझे प्राप्त हो गई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बताएंगे सर उसे हम लोग खनन कहते हैं। अगला सहकारी कृषि क्या है भाई, किसानों का एक समूह कृषि अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि का कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहते हैं। मतलब दोस्तों सरकारों का एक कहना है कि कृषि लिखा जो हमारे किसान भाई उन लोगों का भी एक संगठन होनी चाहिए, और उस संगठन में उन लोगों का ये बात होना चाहिए कि किस तरह से हम फसल का उत्पादन करें कि हमें अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो। जब दोस्तों एकजुट होकर के इस प्रकार से निर्णय लेते हैं, इस प्रकार से फैसला करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बताएंगे सर सहकारी कृषि। ओके, अब बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन में कि बागवानी अवस्था या उद्योग कृषि क्या है भाई। देखिए बागवानी खेती के बारे में बात करते हैं। खेतों में फसल उगाने के लिए जो हम लोग जब भी हम लोग खेत में फसल उगाते हैं मेरे भाई, खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे छोटे भूखंडों पर सब्जियों और फलों को उगाने की बागवानी कृषि कहलाता है। अब दोस्तों सबसे पहले आप एक बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों, आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक बार दोस्तों इस पिक्चर को अच्छी तरह से देखिए किस तरह से मेरे भाई खेत को जो एक खंड खंड में डिवाइड किया गया है ना। इससे क्या होता है कि किसी खेत में छोटा सा चौकोर टाइप में यहाँ पे लगा दिया गया है क्या, तो बताएंगे सर किसी में लगा दिया गया है हमारा घास फूस, किसी में लगा दिया गया है दोस्तों हमारा सब्जी लगा दिया गया, किसी में हमारा मकई लगा दिया गया, किसी में हमारा गेहूं लगा दिया गया। इससे क्या होती है दोस्तों कि हमारा सभी प्रकार के फसलों का इसमें उत्पादन हो जाती है।
तो इस प्रकार के दोस्तों कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, बागवानी कृषि। मतलब कि हमारा एरिया तो बहुत बड़ा है, पर इससे हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर दिए, बांट दिए। इस बात को याद रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बागवानी कृषि। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई दिस पॉइंट। ओके, आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि मलेशिया में हस्तांतरण कृषि को क्या कहते हैं, जिसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको के लोग मिल्पा कहते हैं। क्या प्यारे, मिल्पा कहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर बात करते हैं मलेशिया के लोग लदांग कहते हैं। क्या मेरे भाई, लदांग कहते हैं। हस्तांतरण कृषि, झूम कृषि, घूमतू कृषि, लदांग, मिल्पा, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, आखिर हस्तांतरण कृषि क्या है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लॉन्ग टाइप में। ओके, आइए सर, गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय चाहिए भाई। क्या, उष्णकटिबंधीय चाहिए। गन्ने की खेती के लिए क्या चाहिए मेरे भाई, उष्णकटिबंधीय चाहिए। अगला ऐसे लाल कोलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं। लाल कोलर श्रमिक किसे कहते हैं मेरे भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप को हम लोग लाल कोलर श्रमिक कहते हैं। स्वर्ण कलर श्रमिक किसे कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग स्वर्ण कलर श्रमिक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, लाल कोलर किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है लाल कोलर श्रमिक कहलाता है। जैसे कृषि, दैनिक मजदूरी, जैसे दोस्तों फसल का उत्पादन करना, पशुपालन करना, पशुचारण करना, लकड़ी काटना, जो घर से बाहर जाकर काम करते हैं। इसी कारण से दोस्तों प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कोलर श्रमिक कहा गया है। नहीं समझ में आया मेरे शेर और सरनियों, एक बार आप लोग फिर से सुनिए। लाल कोलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होती है। प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत दोस्तों जो भी व्यक्ति है जिनका कार्य जो है घर से बाहर होती है, ऐसे लोगों को लाल कोलर श्रमिक के नाम से जाना गया भाई। ठीक है ना, लाल श्रमिक कहलाता है। जैसे कृषक, दैनिक मजदूर, ये सब हमारे क्या है, लाल कोलर के अंतर्गत में आते हैं भाई। लकड़ी काटना, पशुपालन, पशुचारण, मछली पालन, ये सारा केस में आएगा लाल कोलर श्रमिक में। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये भी आप लोगों को समझ में बहुत सुंदर तरीके से आ गया होगा। अब आते हैं सर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो आपके एग्जाम है 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन कोई ऐसा साल ना हो जहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। और ये क्वेश्चन को आपके दिमाग में मैं एक ही बार दोस्तों मैं फिट कर दूंगा। एक बार क्लास को सही तरीके से देखा कीजिए। आप लोगों को इसलिए नहीं समझ में आता है ना दोस्त, क्योंकि आप लोग बार बार वीडियो की स्किप करते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे क्लास में कभी वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों मैं एक एक पॉइंट से ना निचोड़ करके बताता हूं, आपके एग्जाम से भी और आपकी जिंदगी से रिलेटेड भी। ओके, आइए सर, अब हस्तांतरण कृषि। हस्तांतरण कृषि क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या मेरे भाई, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। गौर कीजिएगा, हस्तांतरण कृषि, इसे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं। मैंने अभी आप लोगों को कहा हस्तांतरण कृषि हमारा एक ऐसी कृषि है जो दोस्तों अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आती है सर कि हमारा हस्तांतरण कृषि है क्या, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम से मैं दिखाना चाहूंगा। दोस्तों हस्तांतरण कृषि का मतलब होता है झूम कृषि। हस्तांतरण कृषि का मतलब होता है घूमती कृषि, यानी जो घूम घूम के करते हैं। दोस्तों हमारे आदिवासी समाज में ये हमारा परंपरागत से चलती आ रही, प्राचीन काल से चलती आ रही। जब मेरे भाई हमारे आदिवासी समाज के लोग पहाड़ों के किनारे पे जा करके पहाड़ों को साफ करके, घास फूस को साफ करके, साफ करने के बाद ये जितने सारे हमारे लकड़ी है या घास फूस है उसे इकट्ठा करके आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के बाद दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, इसको राख बनाते हैं, तो ये राख को दोस्तों हम लोग उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या प्यारे, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमारे उर्वरक बन गई, उसके बाद दोस्तों हम लोग फसल जहां लगाते हैं, इस तरह से जैसे दोस्तों हम लोग खाद्य छिड़ते हैं ना, गोबर हो या सार हो, डीएपी हो, यूरिया हो, इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, राख को उठा करके खेतों में चलाते रहते हैं। जब दोस्तों ये पूरी तरह से परिपक्वता हो जाती है, मैच्योर हो जाता है हमारा पौधा, तो इस प्रकार से हमारा फसल उत्पादन होती है। और इस प्रकार से फसल उत्पादन हो जाने के बाद 2 से 3 साल के बाद
इससे हमारा मिट्टी में फसल का उत्पादन नहीं हो पाती है। बोलेगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मिट्टी की उर्वरक क्षमता उतना नहीं होती है, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको खाद्य देना होगा, और इन लोगों के पास खाद्य नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों ये एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम के अपना भरण पोषण करते अपने पूरे परिवार का। समझ में आया? पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरे भाई, ठीक है। अब आइए सर बात करते हैं, यह कृषि आदिम जाति के लोग करते, आदिम मतलब पहले जमाने के लोग करते थे भाई। इसमें वनस्पति को जला दिया जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि वनस्पति जितने सारे पेड़ पौधे हैं सबको जला दिया गया। जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करता है। जली हुई राख की जो हमारा परत है यह हमारे किसके रूप में काम करता है? उर्वरक के रूप में काम करता है। इसलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि के भी नाम से जानते हैं भाई, याद रखिएगा। इससे हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इससे हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं भाई, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि आप लोगों को शिफ्टिंग कृषि के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि क्या दोस्तों यह भविष्य के लिए अच्छा है? विवेचना करें तो बताएंगे सर हस्तांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जलाकर भूमि तैयार की जाती है। अब जंगलों को जलाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगी, जंगलों को जलाइएगा तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को भी जला दिए जा रहे, जंगलों को जलाएंगे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी बेघर हो जाएंगे। तो ये भविष्य के लिए खतरा है भाई, याद रखिए। क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार की कृषि प्रक्रिया में वनों को जलाकर भूमि तैयार की जाती है, जिस कारण जैव विविधता में कमी आती है। जैव विविधता मतलब कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे ये सब में कमी आती है। मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, वर्षा में कमी। अब जहां पेड़ पौधा नहीं होगा वहां पे बारिश नहीं होती है भाई, आप लोगों को पता होगा। वर्षा में कमी, ताप में वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः हस्तांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है भाई। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि सर हस्तांतरण कृषि का भविष्य जो है हमारा अच्छा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, आप लोगों का लास्ट वार्निंग, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं या ऑफलाइन ऑनलाइन में कर रहे हैं, एक बार जा करके दोस्तों मिसाइल क्लासेस की आपको डाउनलोड करके हमारा फाउंडेशन कोर्स को एक बार ज्वाइन करके देखिए। बच्चों की तरह दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लास दिए जाते हैं, समझाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं, सब्जेक्टिव बताए जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी का क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग, शॉर्ट क्वेश्चन अलग, लॉन्ग क्वेश्चन अलग, इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। जब हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ आप लोगों को कवर कराई जाएगी। दोस्तों लेट ना करें, अभी 60% का ऑफर चल रही है, अपने हाथों से ये मौका यूं ही जाने ना दे, ठीक है दोस्तों। मुलाकात करता हूं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।